वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जॉन कीट्स के द्वारा लिखित बहुत ही खूबसूरत पोएम ऑट टू ऑटम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कीट्स की ऑट टू ऑटम, जो कि एक बहुत ही फेमस ओड है। और ऑटम का मतलब होता है पतझड़ यानी शरद ऋतु। इज रिगार्डेड एज द मोस्ट परफेक्ट ओड इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में ये सबसे ज्यादा पूर्ण ओड कही जाती है। Keats composed it in September 1890, 1819 में सितंबर में कीट्स ने इस कविता को लिखा था। It expresses the true experience of joy attained by the great poet। इस महान कवि के द्वारा एक जो खुशी थी उसका एक सच्चा अनुभव इस कविता में व्यक्त होता है। In this poem, Keats' sense of beauty comes to। इस कविता में कीट्स का एक जो सेंस है, जो अनुभव है किसका, ब्यूटी के प्रति, वो उच्च सीमा तक उभर कर आता है। His strong sense of romanticism is exposed when in place of spring he sings song in praise of autumn। उसका एक मजबूत सेंस भी है रोमांटिसिज्म, उसका एक रोमांटिसिज्म जो सेंस है वो भी हमें इसमें दिखाई देता है जब वह ऑटम के प्रेज की, जब वो गीत गाता है बजाय स्प्रिंग के। यानी वो बसंत ऋतु की जगह जब है एक पतझड़ का, जब शरद ऋतु की प्रशंसा में जब वो गीत गाने लगता है तो उसका रोमांटिसिज्म हमें नजर आने लगता है। द पोएम इज परफेक्ट इन एक्सप्रेशन। कविता पूरी तरीके से देखा जाए तो हर चीज में, हर एक छोटी छोटी पॉइंट में पूर्णता प्राप्त करती है। इट इज द मोस्ट सेंसुअस एक्सप्रेशन बाय कीट्स। कीट्स के द्वारा एक सबसे अधिक सेंसुअस, एक ज्ञानित, जिसमें सारे ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, ज्ञानेंद्रिय के भाव पाए जाते हैं, ये वो कविता है। इट इज ट्रू, ये सत्य है। इट लेक्स इन मार्वलस हाइट। हालांकि इसमें हम अद्भुत हाइट नहीं मांग सकते, अद्भुत हाइट में अद्भुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचती कि जिस तरीके से ओड ऑन ए ग्रीशियन आर्ट, द इंटेंसिटी ऑफ मूड ऑफ ओड टू ए नाइटिंगेल। जिस तरीके से ओड ऑन ए ग्रीशियन एंड ओड टू ए नाइटिंगेल, ये दोनों ही जो ओड है बहुत ही मार्वलस हाइट तक, यानी बहुत ऊंचाई तक, सर्वोत्तम, तब उत्कृष्टता तक पहुंच चुकी है, इतनी उत्कृष्टता तक नहीं पहुंची है। इट हैज इट्स सुपरियरिटी, फिर भी इसकी सुपरियरिटी को हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ रोमांटिसिज्म एंड सेंसुअसनेस। अगर कहीं भी सेंसुअसनेस की बात आती है, कहीं रोमांटिसिज्म की बात आती है, तो ये पॉइंट अपने आप में एक सुपरियरिटी रखती है। अब देखते हैं इसकी विचारों का विकास किस तरीके से होता है कविता में। ओड टू ऑटम इज रिगार्डेड एज द कम्प्लीटेस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट ओड। इसको सबसे ज्यादा संपूर्ण और परफेक्ट ओड के रूप में सम्मानित किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टैंजास। इसमें तीन स्टैंजास हैं। इट इज ओनली फर्स्ट लाइन, ये केवल पहली लाइन है। दैट कीट्स प्रेजेंट्स ऑटम इन एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जिसे एक संपूर्ण फॉर्म के रूप में ऑटम को प्रस्तुत करता है। कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी उस ऋतु का धुंध और मधुर फलदार समय, इस टर्म के रूप में व्यक्त किया है ऑटम को। इन द रेस्ट ऑफ द पोएम, और पूरी कविता में, ही पर्सोनिफाइज ऑटम, उसने ऑटम को मानवीकरण माना है। इन द फर्स्ट स्टैंजा इट इज पर्सोनिफाइड एज द बॉसम फ्रेंड ऑफ नेचर। बॉसम माने घर। पहले स्टैंजा में वह इसको एक बॉसम, एक घनिष्ठ दोस्त, एक मैच्योरिंग सन, माने एक सूर्य का मैच्योर करते जो सूर्य निकलता है तो वो अपनी चरण सीमा पर पहुंचता है, उसके एक घनिष्ठ मित्र के रूप में पर्सोनिफाइज किया का माना गया है। इट प्लान्स फॉर रिच राइट फ्रूटफुलनेस, और ये योजना बनाता है किस तरीके से फलों को पकाया जाए और उसमें फ्रूट्स, यानी उनको फल रसदार बनाया जाए। इट बैंड्स कॉटेज ट्री with numberless apples and fills them with ripeness to the innermost part।
और यह कॉटेज ट्रीज को, क्योंकि जो कॉटेज माने झोपड़ी होती है, झोपड़ी के पास जितने भी पेड़ लगे रहते हैं उन पेड़ों को ये करके बेंच माने झुका देता है विद नंबरलेस, क्योंकि उस पेड़ पर इतने असंख्य सेब लगे हुए हैं। एंड फिल्स देम, और उन सेबों को उसने पूरी तरीके से भर दिया विद राइपनेस, यानी उन फलों को पका दिया टू द इनर मोस्ट पार्ट, यानी सेब के अंदर का जितना भी छोटे छोटे हिस्सा होता है, अंदर का पार्ट होता है, पूरी तरीके से उसने इसको राइप यानी पका दिया है, और इतने सारे सेब उसके ऊपर लगे हुए हैं कि पूरी बॉडी उसकी पूरी तरह से झुक जाता है उन फलों की वजन से। इट स्वेल्स द पंपकिन, यहाँ तक कि उसने कद्दू को, जो पंपकिन काफी जैसे बोलते हैं, उसको भी पका दिया है। एंड ब्लेसेस जूस, और जितना भी मधुर जो फलों में जितना जूस लगता है, उन सभी फलों को, उन सभी सब्जियों को, हर को जूस से भर दिया, यानी हर एक चीज में एक प्रकार का रस है। In the second stanza, autumn is personified as a farmer who sits carelessly amid the store of grain. सेकंड स्टैंजा में पतझड़ को उसने पर्सोनिफाइड किया एक किसान के रूप में, वो सिर्फ जो बैठता है केयरलेस माने बिना परवाह के, यानी लापरवाह होकर के, एम्बिट माने बीच में, द स्टोर ऑफ ग्रेन माने अनाज के स्टोर के बीच में, अनाज के भंडार के बीच में, वे लापरवाही से एक किसान जो बैठ जाता है, एक ऐसे किसान को ऑटम को मिलना है। एक फार्मर बिजी, एक किसान हो इन सेपरेटिंग चेफ फ्रॉम ग्रेन विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग विंड। ब्लोइंग विंड माने हवा होती है, माने तेजी से चलने वाली हवा, तो तेजी से चलने वाली हवा की सहायता से वे ग्रेन माने अनाज से, चेफ माने भूसे को सेपरेट माने अलग करता है, यानी फिर वो कहता है कि ये एक किसान के रूप में नजर आता है, जो किसान अपनी फसल से, अपनी अनाज से भूसे को तेज हवा से क्या कर रहा होता है, अलग कर रहा होता है, भूसा अलग और अनाज अलग। एक हार्वेस्टर हु either sleeps on a half field furrow or cuts off crops separating and wind flowers of poppies with his। फिर वो आगे कहता है कि एक हार्वेस्टर के रूप में भी इसको मानता है। हार्वेस्टर होता है जो फसल काटने वाला होता है, वो स्लीप या वो फसल काटने वाला जो सो जाता है, उन्हें हाफ लीफ माने जो आधी, जो माने आधी कटी हुई जो फसल है उसके ऊपर वो सो जाता है। और कट ऑफ क्रॉप सेपरेटिंग एंड फ्लावर्स ऑफ पॉपी, और विद हिज हुक माने अपने हथियार मान लीजिए, या अपनी हुक की सहायता से वो पॉपीज के जितने भी फ्लावर्स हैं, जो फूलों की जितनी भी गुच्छी, उन गुच्छों को वो क्या कर रहा है, उस फसल से वो काट रहा। ऐसे किसान के रूप में उसने एक फसल काटने वाले के ऊपर उसने ऑटम को माना है। ही पर्सोनिफाइज ऑटम एज ए ग्लीनर, और फिर उसने एक ग्लीनर के रूप में भी पतझड़ को, ऑटम को पर्सोनिफाइज किया है। ग्लीनर माने होता है बीनने वाला। Crossing a brook carefully with fear that the collected grain will fall down on a user, extracting apple juice hours and hours to the last drop of, जिसमें कि जो ग्लीनर है वो एक ब्रुक माने होता है नदी, नदी को क्रॉस करता है विथ फियर, इस डर से डेट तक कि कहीं जो कलेक्टेड ग्रेन है, जो इकट्ठा एकत्रित जो अनाज है, फॉल डाउन, कहीं वो गिर ना जाए किसके ऊपर, जूसर के ऊपर। यानी एक ऐसे बीनने वाले के रूप में वो उस ऑटम को मानता है कि जो जब वो नदी को पार करता है तो इस डर से पार करता है कहीं वो एकत्र जो अनाज है, कहीं वो जूसर जो मशीन है उसके ऊपर कहीं गिर ना जाए। वो जूसर मशीन एक्सट्रैक्टिंग एप्पल जूस, जो कि एप्पल जूस को निकालती है घंटों तक, टू द लास्ट ड्रॉप, और जब तक कि जूस की एक अंतिम बूंद उस तक नहीं आ जाती वो घंटों तक निकालती, इस तरीके से वो वेट। क्योंकि जब हम जूस की मशीन के पास खड़े होते हैं तो हमारी निगाह तब तक उस पर टिकी रहती है जब तक कि अंतिम बूंद बाहर नहीं निकल जाती, हम उसका वेट करते हैं, तो उसी तरीके से वो भी वहां से चीजों को ढूंढता है जब तक कि अंतिम अनाज के पीस नहीं उसमें मुंह से निकल आता। In the third stanza, the poet points out the serious music used by various insects and animals in autumn। थर्ड स्टैंजा में कवि जो है वो एक गंभीर, एक सीरियस म्यूजिक की ओर इशारा करता है, जो पनपता है विद वेरी इंसमा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और जानवरों के इन ऑटम की ऑटम के टाइम पाए जाते हैं। द स्मॉल विनिक, छोटे छोटे मच्छर, फुल ग्रोन लेमन,
विकसित लेमस, हेज क्रिकेट जो कि टिड्डा होते हैं, रॉबिन सॉरी हेज क्रिकेट जो झिंगुर होते हैं, रेड रॉबिन रेड जो टिड्डे पाए जाते हैं, एंड सेलो कंट्रीब्यूट और एलोपैथी। यानी कंट्रीब्यूट जो सभी ऑटोनल म्यूजिक को बनाने में मदद करती हैं, सहयोग देती हैं, विच इज नो लेस इफेक्टिव देन द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग, जो कि बस स्प्रिंग के संगीत से कहीं से कम प्रभावित नहीं होते, यानी कि वो इतना प्रभावित होता है। हाई इमेजिनेशन यानी उच्च कल्पना। कीट्स इज ए हाईली इमेजिनेटिव पोएट। कीट्स एक उच्च काल्पनिक कवि है। इन ओड टू ऑटम हिज सबलाइम इमेजिनेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और उसकी उच्च कल्पना जो है वो हर जगह नजर आती है। He imagines पे कल्पना करता है that autumn is a close bosom friend of the maturing sun, कि autumn है वो maturing sun का एक काफी घनिष्ठ मित्र है। With the purpose of rich ripe fruitfulness, they both make plans how to bless the cottage tree with fruits and fill all fruits with sweet juice. वह है कि इस उद्देश्य से कि जितने भी रिच राइप फ्रूट है, जितने भी फल हैं, उन सबको अच्छे तरीके से पकाया जाए, उसकी मेंगी को अच्छे से पकाया जाए। वो सन के साथ मिलकर के योजना बनाता है कि किस तरीके से कॉटेज पे जो पेड़, जो झोपड़ी पर जो पेड़ लगे, उन सबको उन उन पेड़ों पर सारे फलों को पका दिया जाए और उसमें एक जूस ला दिया, यानी पूरी तरीके से रस भरे वो फूल बन जाए। फ्लावर जितने फ्लावर्स हैं या फल हैं, उन सब पे जूसी फल बन जाए। ही इमेजिन्स पे कल्पना करता है ऑटम इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ स्प्रिंग, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ए फार्मर और ए हार्वेस्टर। कि जहाँ ग्रेन स्टोर है, यानी जहाँ अनाज को रखने वाला जो भंडार है, उसके मध्य में किसान के रूप में वो वहां बैठा होता है, या फिर एक हार्वेस्टर ये फसल काटने के वहां बैठा है। यानी उसने किसान के रूप में, चाहे वो फसल काटने के रूप में हो, चाहे वो स्टोर जो अनाज का भंडार है उसके बीच में वो सोता हुआ नजर आता हो। यानी किसी भी तरीके उसने फार्मर के रूप में, हार्वेस्टर के रूप में, कभी क्लीनर के रूप में उसने हमेशा ऑटम को पर्सोनिफाइड किया है। रोमांटिसिज्म और टू ऑटम इज एन आइडियल पोएम, एक आदर्शवादी कविता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कीट्स रोमांटिसिज्म, कीट्स के रोमांटिसिज्म के दृष्टिकोण से। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, एक महान रोमांटिक कवि होने के नाते, कीट्स ब्रेक्स द ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ ऑटम, इट्स ब्यूटी, यूटिलिटी एंड म्यूजिक। उन्होंने ऑटम की प्रशंसा में इसकी सुंदरता और इसकी उपयोगिता और इसके संगीत में जो गीत गाने वाली जो प्रथा है उसको तोड़ दिया, यानी उसको भी आगे लेके चले गए हैं। इन प्लेस ऑफ ड्वेलिंग विद रॉयल पर्सन हाई क्लास एक्टिविटीज, बजाय कि वो जो रॉयल पर्सन है हाई क्लास एक्टिविटी, यानी जो रॉयल लोग होते हैं उनकी जो उच्च वर्ग की जो क्रियाकलाप होते हैं उसको डील करने की अपेक्षा ही टेक्स इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल, उन्होंने कॉमन लोगों में इंटरेस्ट रखना दिखाया है। एंड दे अपने उनकी वेबसाइट में उन्होंने हाई क्लास के लोगों की एक्टिविटीज की, जो हाई क्लास एक्टिविटीज है उनको व्यक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें इंटरेस्ट आया जो साधारण लोग हैं उनकी, उन लोगों में उनकी ऑक्यूपेशन के व्यवसाय में। ही डज नॉट फॉरगेट इवन ए ग्लीनर, यहाँ तक कि वो ग्लीनर को भी नहीं भूले, जो कि द पुअरेस्ट इन द रूरल सोसाइटी, जो कि एक रूरल सोसाइटी में सबसे ज्यादा गरीब माना जाता है। उन्होंने कॉमन लोगों की एक्टिविटीज को उन्होंने इसमें डाला है। सेंसस वर्ड पिक्चर, सेंसस होता है ज्ञानेंद्रिया, जो कि 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, तो हमें 5 ज्ञानेंद्रिया इस पोइम में नजर आती है। और टू ऑटम इज परहैप्स द मोस्ट सेंसुअस पोइम इन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेंसुअस पोइम यही मानी जाती है। द पोइट सेटिस्फाइजेस ऑल द 5 सेंसेस, कभी यहाँ पर सारे 5 सेंसेस से संतुष्ट होता है। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर इज रिमार्केबल, उसने फल और फूलों का जो वर्णन किया है बहुत ही स्मरणीय है। इन वर्ड्स ही पेंट्स एक कंप्लीट पिक्चर, शब्द में बहुत ही कंप्लीट पिक्चर उसने प्रस्तुत करता है। टू swell the gourd and the plum the heather sails with it, sweet kernel to set budding more and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summers has overbring their clemens। इन लाइनों में उसने बहुत ही खूबसूरत सेंस इसको प्रस्तुत किया है। द पिक्चर एम्प्लॉयज ए सेंस ऑफ साइट, इसमें सेंस ऑफ साइट भी मिलती है, यहाँ पे दृश्य देखने का भी मिलता है, स्मेल
सूंघने का भी मिलता है, टेस्ट करने का भी मिलता है, टच करने का भी मिलता है, हियरिंग और सुनने का भी मिलता है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां इस इन लाइनों में दिखाई देती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स मोटिवेट साइट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो देखते हैं। वाइल्ड फ्रूट्स, जबकि फल और जो फ्लावर है गिव स्मेल, उनमें से क्या निकलती है, स्मेल आती है। एंड टेस्ट, और उसमें से टेस्ट भी निकलते हैं, क्योंकि जूस की बात भी करता है वो यहाँ पर। समर एंड वार्म, उसने सम गर्मियों की गर्म दिनों की बात की थी। आर रिलेटेड टू टच, जो कि टच वाली जो ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड है। while the presence of bees employs the sense of sound and hearing, और मधुमक्खियों की जो प्रेजेंस है वो सेंस ऑफ साउंड और हियरिंग को व्यक्त कर, तो इस तरीके से पांचों ज्ञानेंद्रियां हमें यहाँ पर दिखाई देती है। Impressive language, Keats has used a highly dignified language in this work. Keats ने इस कोड में बहुत ही एक डिग्निफाइड, एक महत्वपूर्ण भाषा, एक हाईली उच्च क्वालिटी की भाषा का प्रयोग किया है। He presents image after image, उन्होंने एक के बाद दूसरी इमेज को किया है। He personifies autumn, उन्होंने ऑटम को पर्सोनिफाइज किया कई रूपों में। ऑटम बिकम्स ए सिंबल ऑफ रिच फ्रूटफुलनेस एंड हार्वेस्ट, ऑटम प्रतीक बन जाता है एक रिच, अच्छी खासी फलदायी फलों का और हार्वेस्ट फसल का एक प्रतीक है। द पोइट मेक्स ए मिथ, कभी यहाँ पर एक मिथ भी बनाता है, दैट ऑटम इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ मैचुरिंग, की ऑटम मैचुरिंग का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। एंड कॉन्स्पायर्स हाउ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर लाइफ फ्रूट्स, और जो कि षड्यंत्र रचता है, यानी जो प्लानिंग करता है सूर्य के साथ मिलकर, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ मिलकर, कि किस तरीके से ज्यादा फलों को जूसी बनाया जाए और फ्लावर्स को रसदार बनाया जाए। इस तरह की उसने इंप्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। कंक्लूजन देखते हैं। ऑटो ऑटम एस्टेब्लिशेस कीट्स एज ए पोएट ऑफ ब्यूटी, ऑटो एटम जो है कीट्स को एक सच्ची सौंदर्य कवि के रूप में प्रस्तुत करता है। ही डिसलाइक्स अपरेंट ब्यूटी, वह जो दिखाई देने वाली ब्यूटी है उसको नापसंद करता है, उसने उस ब्यूटी का ही प्रयोग है जो कि फसल के अंतर्गत जो मिलती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, उस ब्यूटी का विस्मरण होता है। ट्रू ब्यूटी इज ए डिवाइन क्वालिटी विच ब्लेसेस ऑल एंड लिव्स फॉरएवर, जो सच्ची सुंदरता होती है उसमें एक डिवाइन क्वालिटी होती है। ट्रू ब्यूटी इज ए डिवाइन क्वालिटी विच ब्लेसेस ऑल एंड लिव्स फॉरएवर, एक जो ट्रू ब्यूटी जिसे हम सच्ची सौंदर्यता मानते हैं वो एक दैवीय गुण है। विच ब्लेसेस ऑल, जो सभी को वरदान भी देती है, एंड लिव्स फॉर एवर, और ये हमेशा मौजूद भी रहती है, इसको कहीं कोई अंत नहीं होता। इट इज देयरफॉर ही लाइक्स ऑटम, और इसी वजह से वे एक जो ऑटम है उसको वे पसंद करता है। विच गिव्स लिमिटलेस फूड, जो हमें असीमित फल देती है, खाना देती है। इवन ए ग्लीनर हैज ए हैड लोड ऑफ ग्रेन इन दिस सीजन, यहाँ तक कि उसने बात की एक ग्लीनर की भी बात की। एक ग्लीनर जो हेड लोडेड है, जो उसके पास इतना ज्यादा अनाज होता है इन दिस सीजन की, बहुत ज्यादा कि वो उस पर सो भी जाता है, इतना थक जाता है उस चीज को, उस अनाज को इकट्ठा करते करता। नन स्टार्व्स इन ऑटम, और कोई भी ऑटम में भूखा नहीं रहता है। इट इज ए ट्रू ऑटम टेस्ट वेल, स्प्रिंग स्मेल्स वेल, एक सच्ची ऑटम के बारे में बात करता है, सदर ऋतु के बारे में बात करता है, टेस्ट वेल, जहां पर उसने टेस्ट की बात की, किस तरीके से ऑटम सीजन में जब फल रस से भर जाते हैं तो उसमें जो टेस्ट होता है एक अच्छी टेस्ट को उसने प्रदर्शित किया है स्प्रिंग स्मेल्स का। और यहीं पर स्प्रिंग उसने कहा कि जब फलों के अंदर जब रसदार रस होता है तो वो उसकी जो मिंगी होती है वो भी एक खुशबू देने लगती है। हम फलों की खुशबू से भी उसको महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑटम सीजन एक ब्यूटी को प्रदान करता है। नो डाउट फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लावर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि खाना जो होता है वो फ्लावर से कहीं महत्व रखता है, लेकिन फ्लावर भी एक प्रकार से उसके अंदर भी रस होता है कि जो हमारे जो कीट्स होते हैं वो उसी रस को महसूस भी करते हैं, रस को टेस्ट भी करते हैं। तो जिस तरीके से हम अपना खाना खाते हैं ये उनके लिए भी खाना ही होता है। इट इज द डिफरेंस दैट द फूड हैज इनवर्ड ब्यूटी व्हाइल फ्लावर हैज आउटवर्ड ब्यूटी, और यहीं पर इस तरीके से उसने डिफरेंस को क्रिएट किया है कि जो फूड है वो एक इनवर्ड ब्यूटी है, जबकि फ्लावर्स में आउटवर्ड ब्यूटी नजर है। कीट्स इज द वर्शिपर ऑफ इनवर्ड ब्यूटी व्हाइल फ्लावर्स हैव आउटवर्ड ब्यूटी, कीट्स एक पुजारी है किसका, इनवर्ड ब्यूटी का, जबकि जो
फ्लावर्स होते हैं उसमें हमेशा आउटवर्ड ब्यूटी दिखाई देती है। किड्स इज द वर्सिपर ऑफ इनवर्ड ब्यूटी विच इज ट्रू। और किड्स ने माना है कि जो इनवर्ड ब्यूटी है वही उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये इनवर्ड ब्यूटी हमेशा सच्ची भी होती है, ये हमेशा फॉरएवर भी रहती है, जबकि आउटवर्ड जो ब्यूटी होती है वो कुछ समय तक रहती है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। इस तरीके से कीट्स ने ऑटम सीजन को लेकर के एक सच्ची ब्यूटी के भी कंसेप्ट को विकसित किया है। तो इस तरीके से देखते हैं कि इस पोइम में उसने किस तरीके से ऑटम सीजन को एक परफेक्ट एलिमेंट माना है, और जो और कवि हैं उन सबसे पूरी तरीके से डिफरेंट, क्योंकि उसने एक छोटी सी चीज को भी उसने कितनी खूबसूरती के साथ प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच।